एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिखी है जी, ग्रूश लॉ में, टू डू ए कैलकुलेशन 10 टाइम एज चीपली यू मस्ट डू इट 100 टाइम एज फास्ट। मतलब ये है कि अगर हम एक सिस्टम को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, तो हम एक नया सिस्टम लेने जा रहे हैं, तो अगर हम उसको चीप कॉस्ट पे लेने जा रहे हैं, तो जो काम हम 10 टाइम एज चीपली यू मस्ट डू इट 100 टाइम एज फास्ट, मतलब इसकी कॉस्ट इकोनॉमिकल तब होगी जब वो प्रीवियस सिस्टम से 100 टाइम फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। ये लॉ जो है 1965 में प्रेजेंट हुआ था। खैर इसका जो है सिस्टम एक्सपेंशन से ताल्लुक है। तो सिस्टम एक्सपेंशन क्या है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर एक नया नोड, एक नई साइट ऐड करनी है। तो सारी बात है, जब हम साइट को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम इकोनॉमी को भी देखते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो माइक्रो प्रोसेसर वर्क स्टेशन की बात की कि हमने जब एक साइट ऐड करना है तो ऑब्वियसली हमें एक सिस्टम चाहिए, तो वो सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर ले सकते हैं, वर्क स्टेशन ले सकते हैं, कोई भी सिस्टम की हम टाइप ले सकते हैं। फिर उन्होंने बात की डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट की और टेली कम्युनिकेशन कॉस्ट की। अब डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट मैंने इससे पहले भी जब बात की है कि डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या चीज़ है। हाँ जी निशान राव बेटा, क्या बात है। डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या है कि जब हम नेटवर्क के ऊपर आते हैं तो नेटवर्क की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइकवाइज उसकी बैंडविड्थ है, ठीक है जी, और उसकी लेटेंसी है। ये जो है वो हमारे डेटा कम्युनिकेशन के कुछ फीचर है। जारी बात है कि अगर एक नेटवर्क की बैंडविड्थ कम है तो उसके ऊपर जब हम डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो अगर उसकी बैंडविड्थ कम है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो जब सिस्टम एक्सपैंड करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट को भी देखा जाता है। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन कॉस्ट को भी देखा जाता है कि हमने अगर एक डिस्टेंस से कुछ कम्युनिकेट करवाना है तो उसको भी देखा जाएगा कि ये क्या चीज़ है। बेटा सिस्टम एक्सपेंशन इन शॉर्ट ये है कि आप ये जो डायग्राम आप देख लें, इसमें 4-5 साइट्स ऐड है, हमने इसमें एक नई साइट ऐड करनी है, दैट इज सिस्टम एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या है जी, सिस्टम एक्सपेंशन है। हमने जो नई साइट्स ऐड की हैं इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम एक्सपेंशन। जारी बात है जब हम सिस्टम को में एक नई साइट ऐड करेंगे तो हमें डेटाबेस को भी स्केल करना पड़ेगा। जारी बात है हमें कोई कंप्यूटिंग मॉडल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हम क्लाइंट सर्वर कर रहे हैं या पीयर टू पीयर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट को लेके वो ग्रूश लॉ की बात कर रहे हैं। तो जारी बात है जब हम नेटवर्क पे आते हैं तो सिस्टम में उसको एक्सपैंड करने के लिए हमें उसको नेटवर्क भी ज्वाइन करना पड़ता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हाँ जी, इश्यूज इन्होंने कुछ बताए हैं जी। सबसे पहले इशू है जी डिज़ाइन इशू। डिज़ाइन इशू क्या है जी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू डेटाबेस, कि डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हमने उसको फ्रेगमेंट करना है कि नहीं करना, रेप्लिकेट करना है कि नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद लिखा है रेप्लिकेटेड एंड नॉन रेप्लिकेटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डेटाबेस को रेप्लिकेट करना है या नहीं करना। रिलेटेड प्रॉब्लम इन डायरेक्टरी मैनेजमेंट। जारी सी बात है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हर साइट के ऊपर कुछ टेबल्स पड़े हैं, तो उन टेबल्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है कि कौन सी साइट पर कौन सा टेबल है। उसमें जारी बात है जब फ्रेगमेंटेशन की बात आती है तो फ्रेगमेंटेशन में भी ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस टेबल का कौन सा पार्ट जो है वो किस साइड के ऊपर पड़ा है। तो ये सारे के सारे इश्यूज किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इश्यूज में आएंगे। फिर आ जाता है क्यूरी प्रोसेसिंग। क्यूरी प्रोसेसिंग क्या है जी, कन्वर्ट यूजर ट्रांजेक्शन टू डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। क्यूरी प्रोसेसिंग केवल हमने जो लास्ट सेशन था CS6 हमने डेटाबेस
डेटाबेस में हमने ये पढ़ा था कि यूजर जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में अपनी क्यूरी देता है और सिस्टम उसको डिफरेंट फेजेस से गुजरने के बाद उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब क्यूरी प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इस तरह से इशू है कि अगर हम डेटा की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, तो वो डेटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर पड़ा है। तो जब क्यूरी प्रोसेस करवानी है तो वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिंपल डेटाबेस की नस्बत। तो क्यूरी प्रोसेसिंग के अंदर हमने ऑप्टिमाइजेशन को भी देखा था। ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा था कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट में हमारे पास देखिए उन्होंने क्या बात की है कि दो चीज़ों का जिक्र किया है कि डेटा के ट्रांसमिशन का और एक लोकल प्रोसेसिंग का। ठीक है जी, कि डेटा ट्रांसमिट कितना हो रहा है और प्रोसेसिंग जो लोकल लेवल पे या जो साइट लेवल पे हो रही है वो कितनी हो रही है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये अगर मिनिमम होगा तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। फिर इसमें इन्होंने एनपी हार्ड की बात की है। तो अगर आप लोगों ने एल्गोरिथम एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो इसके बारे में आपको बखूबी अंदाजा है। अगर नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं पे आप पढ़ लेंगे। फिर कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी डेटाबेस का इशू है। प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया है कि कंकरेंसी किस तरह का इशू आता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कंकरेंट एक्सेस। अब एक जो यूजर है उसने एक रिकॉर्ड को एक्सेस किया, दूसरे यूजर ने उसी रिकॉर्ड को एक्सेस किया, तीसरे यूजर ने भी उसी रिकॉर्ड को एक्सेस किया। तो तीनों यूजर को रिकॉर्ड जो शो हो रहा है अगर वो सिंक नहीं होगा तो ये भी एक इशू है। सिंक से मुराद क्या है कि उसके पास जो रिकॉर्ड शो हो रहा है वो आइडेंटिकल होगा बाकी दोनों के साथ। ये नहीं है कि उसके पास जो रिकॉर्ड शो हो रहा है उसमें रिकॉर्ड कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और, मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, सेम होगा। कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इफेक्ट। ऑब्वियसली जब हम कंकरेंसी की बात करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी और ट्रांजैक्शन की आइसोलेशन भी होनी चाहिए। और डेडलॉक मैनेजमेंट, प्रीवियसली मैंने बात की थी कि हम इसमें रिसोर्स लॉकिंग की भी बात होती है जब हम कंकरेंसी की बात करते हैं। तो अगर ऐसा है कि एक रिसोर्स जो है वो एक यूजर ने एक्सेस किया हुआ है और वो उसको रिलीज नहीं कर रहा और दूसरा यूजर है वो उस रिसोर्स की वजह से अपनी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं कर रहा, तो ये चीज़ जो है वो एक डेडलॉक सा क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इसको मैनेज करना का जो है ये भी एक इशू है, लेकिन ये किस हेड में आता है, कंकरेंसी कंट्रोल में आता है। बाकी रिलायबिलिटी की बात है तो रिलायबिलिटी में सिस्टम की रेजिलियंस की बात की है कि, और फिर उसकी बात की है एटॉमिसिटी की और ड्यूरेबिलिटी की। हाँ जी, ये इश्यूज का आपस में एक डायग्राम की मदद से है शो किया हुआ है। कैमरा बंद है, कोई फायदा नहीं। हाँ जी जी, अब सवालात करें आप लोग, क्या सवालात हैं आपके? जी करें सवालात आप लोग। कोई सवाल नहीं किसी का? किसी का कोई सवाल नहीं है? अबू बकर, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं पसंद करता। बेटा ये जो उमर आपको ये क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने जो बात की है अपडेट्स के ऊपर बात की है। अपडेट करने के इन्होंने दो बातें की है कि अपडेट जो है वो दो तरीके से हैंडल हो सकती है। एक तरीका क्या है कि जो हमारा डेटा जो है जिसमें चेंज आई है, हम उसको जो रेप्लिकेटेड डेटा है उसको हम चेंज करें। ठीक है, उसको चेंज करने के बाद जो नया फ्रेश कॉपी है, जो नया जो हमारा चेंज आया है, उस चेंज की न्यू कॉपी जो है वो जितनी भी साइट्स के ऊपर रेप्लिकेट है उसको दोबारा उसके ऊपर क्या किया जाए, कॉपी को अपडेट किया जाए। ठीक है, मतलब कि हर बार नया टेबल्स कह लें या नई फॉर्म के जो डेटा है वो उसके ऊपर जो है वो अपलोड किया जाए या उसको भी रेप्लिकेट किया जाए। दूसरा मेथड है कि हमने जो पुराना रिकॉर्ड है उसी को ही अपडेट करना है। ठीक है,
क्लियर है उमर? जिशान ऑफ डिसएडवांटेजेस नहीं है, इश्यूज हैं, और ये इश्यूज टैकल भी होते हैं। ठीक है, बेटा अगर मैं रिकॉर्डिंग देना शुरू हो गया ना तो आप लोगों ने क्लासेस नहीं ली करनी, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ही लिया करनी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी कुछ देर में मीटिंग होगी हमारी, तो मैं कॉलेज ही आया हूँ, मैं वहीं से आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना मैंने 10:45 में ही सेशन स्टार्ट कर देना था। तो बेटा सिंपल डेटाबेस को जब हम इश्यू करने जाते हैं मोमिना, तो हम उसमें मल्टीपल यूजर तो सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम मल्टीपल साइट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, अगर हम एक सिंपल डेटाबेस की बात करें तो हमें सारे का सारा रिकॉर्ड एक ही सिस्टम के ऊपर रखना पड़ेगा, तो जारी सी बात है उसके लिए सिस्टम भी हैवी चाहिए। ठीक है, और जारी सी बात है जब मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे हमें एक सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सर्वर है वो भी हमें हैवी किस्म का, मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे जब एक ही सिस्टम पे हम बर्डन ज़्यादा कर देंगे तो हमारा जो क्यूरी का रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने जो है हमने सॉरी कह रहा हूँ, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की तरफ मूव किया था। ठीक है, ऑब्वियसली इश्यूज हैं, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि डीबीएमएस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं थे, जिनको इसने ओवरकम किया। ठीक है, क्लियर है ये चीज मोमिना? और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? फ्रेगमेंटेशन जो है, हम डेटा जो है मल्टीपल साइट्स के ऊपर इसलिए रखते हैं कि लाइक जो प्रीवियस इसमें यहाँ से बात की थी कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेटा, हम अगर अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें तो हमारे कॉलेज में 12 से 13 डिपार्टमेंट्स और 18 डिग्रीज हैं। तो अगर इनके पास अगर एक डेटाबेस है तो हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट ने अपना रिकॉर्ड उसके ऊपर मेंटेन करना है, बजाय ये कि एक सेंट्रल डेटाबेस बने जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा मैनेज हो। तो वहाँ पे क्या किया जाए कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है उसके पे हम कंडीशन लगा दें कि जहाँ पर स्टूडेंट का डिपार्टमेंट आईडी ये है तो उसको इस डिपार्टमेंट इस सिस्टम के ऊपर स्टोर कर दो, जहाँ पे स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी ये है उनको इस सिस्टम के ऊपर स्टोर कर दो। इस तरह करने से हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी डेटा है वो हमारा ये जो फीचर है वो हमें अचीव होता है। बुशरा, आप ये सवाल कर रही है, वैसे मुझे इस बात के तो थोड़ा सा फील हो रहा है, लास्ट सेमेस्टर आपने डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ा है और आप फिर मुझसे पूछ रही है ट्रांजैक्शन क्या होता है। हाँ जी, ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा अच्छी सी रिसर्च कर लूँ। हाँ जी, ट्रांजैक्शन क्या है जी? कलेक्शन ऑफ एक्शंस दैट मेक कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम स्टेट्स। मतलब वही है कि हम क्यूरीज करते हैं, तो क्यूरीज में हम क्या करते हैं, एक्शंस कुछ होते हैं, तो वो एक्शंस के जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। बेटा ट्रांजैक्शन के अंदर क्यूरीज ही होती है। ठीक है,
अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी थी कि जैसे वो मैंने बैंक वाली एग्जांपल देता हूँ कि एक अकाउंट से अमाउंट विदड्रॉ करो और दूसरे अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दो। तो हम एक अकाउंट से अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर भी हम क्यूरी लगा रहे हैं, और उसको हम किसी दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी भी हम क्यूरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी? ट्रांजैक्शन ही है। ईजा बेटा म्यूचुअल कंसिस्टेंसी के बारे में मतलब ये है कि एक डेटा जो है वो अपडेट हुआ है तो उसकी अपडेटेड उसको अपडेट जो है सेम अपडेट हमने बाकी सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई करनी है जहाँ पे वो रेप्लिकेट हुआ है। ये म्यूचुअल कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर हम उसकी फ्रेश कॉपी बनाकर उनको 10 दूसरे सिस्टम के ऊपर रेप्लिकेट कर दें तो वो फ्रेशनेस ऑफ कॉपी बन जाएगा। ठीक है, ताकि बेटा मैंने ये स्लाइड्स ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की हुई है। और दूसरी बात ये जो है, मैंने कल जो गूगल क्लासरूम का लिंक दिया उसके ऊपर भी मैंने ये शेयर किया है। इससे पहले जो मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया उसके ऊपर भी ये स्लाइड्स शेयर हैं। ठीक है जी। बेटा जब आप दो या दो से ज्यादा क्यूरीज को पैरेलल एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो इंटर क्यूरी है। जब एक ही क्यूरी के पार्ट्स बना दोगे तो वो क्या है? इंट्रा क्यूरी है। ठीक है जी, किसी और को कोई सवाल हो? किसी और को कोई सवाल हो तो निशान इररेलेवेंट क्वेश्चन ये बाद में मुझसे पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, जो मैंने आपको गूगल क्लास का सॉरी गूगल फॉर्म का लिंक दिया था जहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए, अब आप उसके ऊपर अटेंडेंस भेजना बंद कर दें। अब अटेंडेंस कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम 11 से 12 के दरमियान था, तो आप 12 बजे के बाद अटेंडेंस भेजेंगे तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है जी। और माशाल्लाह से BS CS 6 में से किसी ने भी इसके ऊपर अटेंडेंस नहीं लगाई। BSIT के 26 स्टूडेंट इसके ऊपर अटेंडेंस लगाई है और MSc सेकंड के 27 स्टूडेंट्स लगाई है। CS वालों ने किसी ने नहीं लगाई। BS CS में से किसी भी स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं लगाई। उसामा बेटा मैंने आपके CS को एक लिंक शेयर किया था, ये अटेंडेंस आप इस लिंक के ऊपर अपनी लगाएं। अब आपका CR सोया हुआ ताकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। बेटा मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया था, उस लिंक के ऊपर जाके आपने अटेंडेंस लगानी थी। अटेंडेंस किस तरह लगानी थी कि उसमें आपने अपना नेम मेंशन करना था, अपनी क्लास, रोल नंबर और किस सब्जेक्ट की आपकी क्लास है आपने वो मेंशन करना था। तो अभी तक मैं उसमें स्टैटिस्टिक्स मैंने चेक किए हैं, BScs के एक भी स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं लगाई। इट मीन्स कि आपके CR ने इन्फॉर्म नहीं किया आपको। ओके जी बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको इंटीमेट कर दूँगा। ठीक है जी।